तो यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए एक बार फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए। 2025 इतिहास की बात करेंगे। 321 यही आपका मॉडल पेपर कोड नंबर है, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। यहाँ पर समय आपको दिया जाएगा, तो सभी लोग जानते हैं कितना दिया जाएगा, पूर्णांक कितना सभी लोग जानते हैं। देखिए ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। खंड क की बात करेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न आपके लिए हो जाएगा। तो हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान स्थल से जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो कहाँ से प्राप्त हुआ आपका ध्यान दीजिएगा, कालीबंगा से आपका प्राप्त हुआ। कहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। निम्न में से कौन सा एक बुद्ध का मूल नाम था? बुद्ध का मूल नाम एक क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है ना, क्या था? सिद्धार्थ आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। किसने की थी? हरिसेन ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी आपको ये बताना है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1326 ईस्वी में आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। कहाँ पर है? सिकंदरा में है। ठीक है ना। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त को कब लागू किया गया था? तो 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था। ठीक है। अगला, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आता है। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था आपको ये बताना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 ईस्वी में प्रारंभ होता है। कब होता है? अगस्त 1942 ईस्वी में प्रारंभ होता है। तो ये सारे जो प्रश्न हैं ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाले हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो उद्देशिका आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उद्देशिका आपका हो जाएगा। ठीक है। खंड ख की बात करें, खंड ख आप देखिएगा, अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में ध्यान दीजिएगा। लोथल पुरास्थल की खोज किस वर्ष में की गई थी? ध्यान दीजिएगा, लोथल पुरास्थल की खोज किस वर्ष में की गई थी? किसने की? तो लोथल की खोज 1954 में एस आर राव द्वारा की गई थी। और ध्यान दीजिएगा, और मुंतखाब उल तवारीख किसकी रचना है? तो ध्यान दीजिएगा, मुंतखाब उल तवारीख की रचना अब्दुल कादिर बदायूनी ने की थी। किसने की थी? अब्दुल कादिर बदायूनी ने की थी। जात और संवार से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, जात क्या होती है? मुगल सेना ने एक मनसबदार को दी गई घुड़सवार सैनिकों की संख्या को जात कहा जाता था। ठीक है ना। सवार की बात करेंगे, जात में से कितने सैनिक वास्तव में घोड़े पर सवार होंगे, इसे सवार कहा जाता था। ठीक है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 से उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुई थी। ठीक है ना। असहयोग आंदोलन पर एक टिप्पणी आपको लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। तो असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन से सहयोग न करके उसे कमजोर करना था। लोगों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों को छोड़ दिया था, खादी को अपनाया। हालांकि 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। ठीक है। खंड ग की बात करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न आपके लिए। स्तूप की संरचना का वर्णन कीजिए। तो स्तूप एक गोलाकार गुंबदाकार संरचना होती है जो बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों को संरक्षित करने के लिए बनाई जाती थी। ठीक है। और देखिए, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसकी मुख्य संरचनाएं इस प्रकार है। अंड, ध्यान दीजिएगा, अंड यानी गुंबद इससे आपका हो जाएगा। यह स्तूप का मुख्य भाग होता है जो अर्ध गोलाकार संरचना होती है। हर्मिका की बात करेंगे, अंड के ऊपर का एक छोटा चौकोर हिस्सा होता है जिसे हर्मिका कहते हैं। यष्टि की बात करेंगे, यष्टि देखिए, हर्मिका के ऊपर एक स्तंभ होता है जिसे यष्टि कहते हैं। छत्रावली की बात करेंगे, यष्टि के ऊपर छत्र होता है जो सम्मान का प्रतीक है। प्रदक्षिणा की बात, पद की बात करेंगे, स्तूप के चारों ओर घूमने के लिए एक मार्ग बनाया जाता था। ठीक है ना। तोरण द्वार की बात करेंगे, स्तूप में प्रवेश के लिए चार दिशाओं में सुंदर नक्काशीदार द्वार होते थे। ठीक है ना। आगे चलेंगे, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संक्षेप में वर्णन आपको करना है। तो बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं इस प्रकार हैं। चार आर्य सत्य और संसार में दुख है। ठीक है ना। आगे चलेंगे, दुख का कारण यानी कारण है, तृष्णा का अंत करने में दुख समाप्त हो जाता है। दुख समाप्त करने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग आपका होता है। क्या होता है? अष्टांगिक मार्ग आपका होता है। दुख समाप्त करने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग यह दुखों से मुक्ति का मार्ग है जिसमें 8 तत्व शामिल है। पहला देखिए, सम्यक दृष्टि आपकी होनी चाहिए, सही दृष्टि होनी चाहिए। सम्यक संकल्प आपका होना चाहिए, सही विचार आपका होना चाहिए। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। और सही भाषण आपका होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सही भाषण होना चाहिए।
और सही आचरण आपका होना चाहिए, और सम्यक आजीविका, सही जीवन यापन आपका होना चाहिए, और सही प्रयास होना चाहिए, सही स्मरण आपका होना चाहिए, और सही ध्यान आपका होना चाहिए। अहिंसा और करुणा, बौद्ध धर्म में अहिंसा और सभी जीवों के प्रति दया का महत्व बताया गया है। ठीक है ना। मध्य मार्ग की बात करेंगे, मध्य मार्ग की, बुद्ध ने आध्यात्मिक भोग और कठोर तपस्या से बचते हुए संतुलित जीवन जीने की सलाह दी। गुरु नानक पर संक्षिप्त टिप्पणी की बात करेंगे। गुरु नानक 1469 से 1539 सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने एकस्वरवाद, प्रेम, सत्य और करुणा का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच भाईचारे को बढ़ावा दिया। उनके प्रमुख उपदेश थे, नाम जपो, ईश्वर का नाम सिमरन करो, कीरत करो, ईमानदारी से काम करो, वंड छको यानी सामाजिक समसरता को अपनाओ। ठीक है ना। गुरु नानक ने धार्मिक आडंबरों, जातिवाद और मूर्ति पूजा का विरोध किया। विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था थी, जिसे कृष्णदेवराय के समय विकसित किया गया था। इनकी प्रमुख विशेषताएं थी, सेना का संगठन, अमर नायक साम्राज्य की ओर से सैनिकों का प्रबंधन करते थे। भूमि का अनुदान, नायकों को भूमि दी जाती थी जिससे वे राजस्व इकट्ठा करते थे। राजस्व वसूली, नायक अपने क्षेत्र का प्रशासन करते थे और राजा को कर देते थे। उत्तराधिकार की व्यवस्था भी थी। ध्यान दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, यह पद वंशानुगत होता था लेकिन राजा के प्रति निष्ठा अनिवार्य थी। स्वतंत्र शासन के प्रयास की बात करेंगे। समय के साथ कुछ नायक स्वतंत्रता की ओर बढ़ने लगे जिससे साम्राज्य कमजोर हुआ। गांधी इरविन समझौते पर टिप्पणी की बात करेंगे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। इसके मुख्य बिंदु थे, ब्रिटिश सरकार द्वारा रिहाई, सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का वादा किया, सबने अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति, तो गांधी जी ने आंदोलन को अस्थायी रूप से वापस लेने पर सहमति दी। नमक कानून में रियायत, लोगों को समुद्र से नमक बनाने की छूट दी गई। गांधी जी का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की स्वीकृति दी। हालांकि यह समझौता भारतीयों के पूर्ण स्वराज की मांग को पूरा नहीं कर सका, जिससे कई राष्ट्रवादियों में असंतोष था। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के विभिन्न आयामों पर संक्षिप्त प्रकाश आपको डालना। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश कानूनों के शांतिपूर्ण उल्लंघन के रूप में हुआ था। इसके मुख्य आयाम निम्न प्रकार थे। सब नमक सत्याग्रह, देखिए गांधी जी ने दांडी मार्च 12 मार्च 1930 के माध्यम से नमक कानून तोड़ा। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, लोगों ने, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे आपका देखिए क्या हो जाएगा। करों का बहिष्कार, किसानों ने ब्रिटिश सरकार को कर देना बंद कर दिया। महिला और राजनीतिक भागीदारी, महिलाओं और जनजातियां सक्रिय रूप से आंदोलन में शामिल हुई। सार्वजनिक संस्थानों से बहिष्कार, लोगों ने ब्रिटिश सरकारी स्कूलों, न्यायालयों और अन्य संस्थाओं का बहिष्कार किया। ब्रिटिश दमन, सरकार ने हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया लेकिन आंदोलन जारी रहा। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और मजबूत किया और अंततः भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिलने का मार्ग प्रशस्त किया। खंड ग की बात करेंगे, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपके लिए हो जाएगा इसमें, तो देखेंगे अच्छी तरीके से इसको भी। क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी निवासियों के आर्थिक और सामाजिक दशा के बारे में विस्तार से आपको बताना। आर्थिक दशा की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 से 1900 ईसा पूर्व की अर्थव्यवस्था कृषि, व्यापार और शिल्प कला पर आधारित थी। कृषि की बात करेंगे, लोग मुख्य रूप से गेहूं, जौ, दालें, सरसों आदि की खेती करते थे। सिंचाई के लिए नहरों और कुओं का उपयोग किया जाता था। पशुपालन भी किया जाता था जिसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी और हाथी प्रमुख थे। ठीक है, चलिए व्यापार की बात करेंगे। आंतरिक व्यापार के साथ साथ मेसोपोटामिया, सुमेर, फारस और मिस्र से व्यापार होता था। व्यापार के लिए जलमार्गों और बैलगाड़ियों का उपयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो और लोथल में पक्की ईंटों के से बने गोदाम मिले हैं जो व्यापार की समृद्धि दर्शाते हैं। शिल्प एवं उद्योग की बात करेंगे, लोग तांबे, कांसे, सोने और चांदी के आभूषण बनाते थे। मनके, मूर्तियां और मिट्टी के बर्तन बनाने की कला विकसित की थी। सूती कपड़े का उत्पादन किया गया था और जो विश्व का सबसे पुराना वस्त्र उद्योग माना जाता है। सामाजिक दशा की बात करेंगे, सिंधु सभ्यता की सामाजिक संरचना समृद्ध और सुव्यवस्थित थी। नगर नियोजन, नगरों में पक्की ईंटों से बने मकान, सुनियोजित सड़कें और जल निकास प्रणाली थी।
शहरों में दुर्ग और निचला नगर भाग था जो समाज में वर्ग विभाजन को दर्शाता था, ठीक है, दर्शाता है। धर्म और पूजा की बात करें, लोग पशुपति महादेव की पूजा करते थे जो शिव के प्रारंभिक रूप माने जाते हैं। मातृ देवी की पूजा को प्रमाण भी मिले हैं। वृक्ष, पशु और अग्र पूजा के साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। मनोरंजन और कला की बात करेंगे, लोग नृत्य, संगीत और खेल कूद का आनंद लेते थे। खुदाई के नर्तकी की कांस्य मूर्ति, मनके और मूर्तियाँ मिली हैं। लिपि और शिक्षा की बात करेंगे, उनकी अपनी चित्रलिपि थी जो अभी तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी। लेखन और गणना प्रणाली विकसित थी। पहनावा और आभूषण की बात करेंगे, पुरुष धोती और महिलाओं के लिए लहंगे जैसे वस्त्र बने थे, ठीक है। चलिए, आभूषण, चूड़ियाँ, हार और अंगूठियाँ धातु तथा मनकों से बनाई जाती थी। देखिए अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। तो मौर्य साम्राज्य 321 से 185 ईसा पूर्व की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और इसका चरमोत्कर्ष अशोक के शासनकाल 268 से 232 ईसा पूर्व में हुआ, किंतु अशोक के बाद वह धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ा और अंततः 185 ईसा पूर्व में अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने इस वंश को समाप्त कर दिया। मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण इस प्रकार थे। अशोक की अहिंसा नीति, अशोक ने कलिंग युद्ध यानी 261 ईसा पूर्व के बाद युद्ध और हिंसा का त्याग कर दिया। सैन्य शक्ति में गिरावट आने लगी जिससे राज्य कमजोर हुआ। वृहद साम्राज्य का प्रबंधन कठिन होना, मौर्य साम्राज्य अत्यधिक विशाल था जिसे नियंत्रित करना कठिन था। स्थानीय शासकों और प्रांतीय गवर्नरों की शक्तियां बढ़ने लगी। कमजोर उत्तराधिकारी की बात करेंगे, अशोक के बाद उसके उत्तराधिकारी प्रभावहीन साबित हुए। दस नारायण, शालीशुक, देववर्मन और बृहदत्त जैसे शासक साम्राज्य को बनाए रखने में असफल रहे। विद्रोह और बाहरी आक्रमण की बात करेंगे, पश्चिमी प्रांतों में ग्रीक, शक और पार्थियन आक्रमण होने लगे। आंध्र, कलिंग और पंजाब में भी विद्रोह शुरू हो गए। आर्थिक समस्याएं, विशाल सेना और प्रशासन को बनाए रखना महंगा हो गया। करों का अत्यधिक बोझ जनता पर पड़ा जिससे असंतोष बढ़ा। पुष्यमित्र शुंग द्वारा हत्या, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ को अब उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मारकर शुंग वंश की स्थापना की। अकबरनामा के बारे में विस्तार से वर्णन आपको करना है। देखिए अकबरनामा मुगल सम्राट अकबर 1556 से 1605 के शासनकाल का एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसे उनके दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था। अकबरनामा की विशेषताएं, रचनाकार इसे अबुल फजल ने लिखा और यह 3 खंडों में विभाजित है। पहला खंड, इसमें तैमूर से हुमायूं तक का इतिहास वर्णित है। दूसरा खंड, इसमें अकबर से प्रारंभिक जीवन, राज्यारोहण और विजय अभियानों का विवरण दिया गया है। तीसरा खंड, इसमें अकबर के प्रशासन, सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सेना, कला, संस्कृति और धार्मिक नीतियों का विस्तृत वर्णन है। अकबरनामा का महत्व, तत्कालीन मुगल शासक की सटीक जानकारी प्रदान करता है। इसमें अकबर की नीतियों और प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह फारसी भाषा में लिखा गया था जो उस समय की राजभाषा थी। विकल्प, अकबर की राजपूत एवं धार्मिक नीतियों का प्रकाश डालिए। राजपूत नीति, अकबर ने राजपूतों से मित्रता स्थापित करने के लिए वैवाहिक संबंध बनाए, जैसे राजा भारमल की बेटी जोधाबाई से विवाह। अकबर ने कई राजपूत शासकों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। उसने राजपूतों पर धार्मिक प्रतिबंध नहीं लगाए और उन्हें स्वतंत्रता दी। धार्मिक नीति, अकबर ने 16 कुल, सर्वधर्म समभाव की नीति अपनाई। उसने जजिया कर और तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया। उसने 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। उसने हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई, पारसी धर्मों के विद्वानों से चर्चा करने के लिए इबादत खाना की स्थापना की। 1857 के विद्रोह के सामाजिक, धार्मिक तथा सैनिक कारणों का वर्णन कीजिए। सामाजिक कारण, भारतीय समाज में अंग्रेजों की नीतियों से असंतोष था। सती प्रथा, बाल विवाह और जाति व्यवस्था पर रोक के कारण परंपरावादी लोग नाखुश थे। धार्मिक कारण की बात करेंगे, अंग्रेजों द्वारा ईसाई धर्म के प्रचार से लोगों में भय था कि उनका धर्म बदला जाएगा। ठीक, सैनिकों में गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों को लेकर असंतोष फैल गया। सैनिक कारण की बात करेंगे, भारतीय सैनिकों में भेदभाव किया जाता था। सेना में वेतन कम था और अंग्रेज अधिकारी भी दुर्व्यवहार करते थे। इस विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह पूरे देश में फैल गया। ठीक है ना। ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाएं, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में हुआ था।
185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है ना। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया और भारत में अपने शासन की नींव रखी। 1765 में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी राजस्व संग्रहण का अधिकार प्राप्त हुआ। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया, जिससे स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया, जिसने विद्रोह के में प्रदर्शन हुआ और लाला लाजपत राय लाठीचार्ज किया। 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिससे अंग्रेजों ने से भारत छोड़ने की मांग की गई। 1947 ईस्वी में भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली और भारत व पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र बने। मानचित्र संबंधी प्रश्न आप ये कर लीजिएगा। देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली बिहार में। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। ताजमहल का स्थान आगरा उत्तर प्रदेश और भारत की राजधानी नई दिल्ली। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार। ठीक है ना, आप ये कर लीजिएगा। तो ये आपका फुल मॉडल पेपर सोल्यूशन हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत आपका हो जाएगा।